अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फिज़िकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पीरियड की जो एलिमेंट है उसका सेकंड हेडिंग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। कहने का मतलब ये है कि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे जो थर्ड पीरियड की एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो रेगुलर इंटरवल के बाद डिक्रीज़ क्यों होता है, ये क्वेश्चन हम हल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्सेप्शनल केस आ चुका है, जो आखिरी मेंबर है इस ग्रुप का जिसको हम अर्गान कहते हैं, इसका रेडियस क्यों बढ़ा है। ये एक्सेप्शनल केस है। सारे जो इनर्ट गैस है या जो नोबल गैसेस है उन सब का रेडियस बड़ा होता है एलॉन्ग द पीरियड। तो ये क्यों बड़ा होता है, ये क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। इसके अलावा एटॉमिक रेडियस जो है इसके ऊपर भी बात होगी। तो हम स्टार्टिंग लेते हैं एटॉमिक रेडियस से। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है किस चीज़ को कहते हैं। बाद में फिर हम इस चीज़ की तरफ आएंगे कि यहाँ पे रेगुलर इंटरवल के बाद क्यों डिक्रीज़ होती हैं एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डिफिनीशन नोट करें। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, ये उसका क्या है, सेंटर है। अब इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मान लो इसके दो शेल है या तीन शेल है या फर्स्ट शेल है, इसका सिर्फ एक शेल है, मान लो इसके टू शेल है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहाँ पे वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इसका, और यहाँ पे न्यूक्लियस का जो सेंटर है इसके बीच जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या नाम देते हैं, एटॉमिक रेडियस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पर यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई कब, जब इलेक्ट्रॉन के बारे में ये डिस्कवरी हुई कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एज ए वेव बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करता है, एज ए वेव बिहेव करता है। अब अगर एज ए वेव बिहेव करता है तो इसका एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, तो एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है। तो यहाँ पे रेडियस में भी फ़र्क आ रहा था, यहाँ पे रेडियस ज़्यादा, यहाँ पे रेडियस कम, यहाँ पे रेडियस ज़्यादा, यहाँ पे रेडियस कम। तो हमें जो एग्जैक्ट रेडियस है वो हम मालूम नहीं कर सकते किसी सिंगल एटम का। किसी सिंगल एटम का एग्जैक्ट जो रेडियस है वो हम इसलिए मालूम नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन एज ए वेव बिहेव करता है। अब अगर एज ए वेव बिहेव करेगा तो ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। तो इसके लिए फिर क्या किया गया, इसके लिए फिर इस तरह कारोबार हुआ कि दो बॉन्डेड एटम उठाए। अब तीन तरीक़ों से जो बॉन्डेड एटम है उसका एटॉमिक रेडियस मालूम किया। एक था एक्सरे डिफ्रैक्शन, इसके अलावा दूसरा था स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक की मदद से हम किसी दो बॉन्डेड एटम की जो एटॉमिक रेडियस है वो मालूम कर सकते हैं। तो जब ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन एज ए वेव बिहेव करता है तो ये डिफिनीशन फिर गलत हुआ। फिर नए डिफिनीशन आए अकॉर्डिंग टू बॉन्ड, यानी जिस तरह एटम बॉन्डेड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, आयनिकली बॉन्डेड है, मेटालिकली बॉन्डेड है। इसके अलावा मॉलिक्यूल की बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। उसके बेस पे नए डिफिनीशन आए किस चीज़ के, एटॉमिक रेडियस के। अब मैं यहाँ पे जनरल एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक क्या है, एटम है, ये क्या है, एक एटम है। इसके अलावा एक दूसरा एटम है, ये बॉन्डेड है एक दूसरे से। मान लो कि ये हमारे पास एटम ए है, एटम ए। इसके अलावा मान लो ये हमारे पास एटम बी है, ये केमिकली बॉन्डेड है। क्या है, केमिकली बॉन्डेड है, यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे। अब इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है उसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो दोनों एटमों का हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे
मैं किसी और कलर से शो करवाता हूँ। ये ब्लू कलर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से ये जो डिस्टेंस आप लोगों को नज़र आता है, ये किस चीज़ का डिस्टेंस है? RA और B का, यानी जिसको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। तो डिस्टेंस रेडियस ऑफ AB डिवाइडेड बाय 2 ये बराबर है रेडियस A का, यानी यहाँ पे जब हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो A का हमें मालूम हो जाएगा और B का हमें मालूम हो जाएगा। इसके अलावा ये सेम एटम भी हो सकते हैं, AA भी हो सकता है या B भी हो सकता है। तो उसको भी हम क्या करेंगे? B पे 2 पे डिवाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो रेडियस आएगा वो किस चीज़ का होगा? AA का होगा या AB का होगा या BB का हो सकता है। सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकता है। जैसा कि मान लो ये हमने 2 पे डिवाइड किया तो कुछ रेडियस A का था और कुछ B का था। तो इस तरीके से हम फिर एग्जैक्ट रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी एटम के जब वो बॉन्डेड हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन आ गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज ए वेव बिहेव करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे हमें एग्जैक्ट बाउंड्री का पता नहीं चलता। अब यहाँ पे हमारे कोर्स में जो थर्ड पीरियड में एलिमेंट प्रेजेंट है वो 3 एलिमेंट जो है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये है मेटल। अब मेटल का भी यानी मेटालिक बॉन्ड जो होता है या जो मेटल आपस में जुड़े होते हैं, एक साथ होते हैं, उसका मेटालिक रेडियस बनता है। तो सबसे पहले हम मेटालिक रेडियस जो है इसके ऊपर बात करेंगे। फिर यहाँ पे सिलिकॉन है, फास्फोरस है और सल्फ़र जो है और क्लोरीन जो है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका जो रेडियस बनेगा वो कोवेलेंट रेडियस होगा। इसके अलावा जो आर्गन है ये वंडरवाल रेडियस बनाता है। वंडरवाल रेडियस क्या है? यहाँ पे हम सबको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम कोवेलेंट रेडियस की तरफ आते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स बॉन्डेड टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। 2 एटम हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। मान लो यहाँ पे हमारे थर्ड पीरियड में क्लोरीन आता है या सल्फ़र आता है। मान लो हम क्लोरीन लेते हैं, Cl2 लेते हैं, Cl2, यानी यहाँ पर एक क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है, लेकिन ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है, इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको अगर हम हाफ़ कर दे, हाफ़ कैसे करेंगे? यहाँ से मेजर करेंगे और यहाँ से फिर जितना डिस्टेंस यहाँ पे आए उसको हम क्या करेंगे? 2 पे डिवाइड करेंगे। ये जो रेडियस है या जो डिस्टेंस है इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हाफ़ हो जाएगा। मान लो यहाँ तक डिस्टेंस एक क्लोरीन का है और इस साइड पे दूसरे क्लोरीन का है। तो ऐसे रेडियस को हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवेलेंट रेडियस। इन शॉर्ट ये कि जिसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो और उसका रेडियस हम मालूम करें तो उस रेडियस को हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। अब ये एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। सिर्फ आप लोग यहाँ पे डिफिनीशन जो है वो नोट करें ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो। तो इस चीज़ को हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। अब कोवेलेंट रेडियाई कौन कौन एटम बनाते हैं? यहाँ पे ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, यानी सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन जो है ये हमारे पास कोवेलेंट रेडियस बनाता है। और याद रखें कोवेलेंट रेडियस हमेशा लेस देन होता है किस चीज़ से? मेटालिक रेडियस से और वंडरवाल रेडियस से। ये पॉइंट लाजमी नोट करें, बाद में फिर मैं आप लोगों को ऑर्डर भी बताता हूँ। इसके बाद हम मेटालिक रेडियस की तरफ आते हैं। मेटालिक रेडियस जो है इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रेडियस ऑफ अ मेटल एटम इन अ क्रिस्टल लेटिस। अब इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि हमें मालूम है कि मेटल जो होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और क्रिस्टल के जो पार्टिकल है या किसी भी मेटल के जो एटम है वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। किस वजह से? इलेक्ट्रॉनिक सी की वजह से। यानी हमें मालूम है कि जो मेटल है उसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड होता है
न्यूक्लियस के साथ, यानी उसके ऊपर न्यूक्लियस का पकड़ होता है पर वो बहुत वीक होता है। इसी वजह से ये लास्ट वन इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करता है, कोई भी मेटल लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और फिर जब लूज़ करेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह एक सॉलिड स्टेट में जो मेटल एग्जिस्ट करता है वहाँ पे करोड़ों की तादाद में उस मेटल के एटम होंगे। तो सब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे सी बनेगा, इसके अलावा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और सब एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी उसमें। जब कमी आ जाएगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब सारे जो पॉजिटिव चार्ज एटम हैं, मान लो यहाँ पर भी पॉजिटिव एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, यहाँ पर भी एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पर भी एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पर भी एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो सबके साथ यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी अट्रैक्शन रखता है, इसके साथ भी रखता है, इसके साथ भी रखता है, इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है, सबके साथ इसका अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से ये एक क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये घुस के नहीं होते, यहाँ पे ये देख ले ये भी देख ले, ये एक दूसरे में घुसे हुए नहीं है जिस तरह यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में आप लोगों को नज़र आते हैं। ये एक दूसरे में घुस चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मेटल के जो एटम होते हैं ये एक दूसरे में घुसते नहीं हैं, एक दूसरे से थोड़े फासले पे होते हैं। जब थोड़े फासले पे होते हैं तो इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको बड़ा ड्रा कर दूं, ये एक मेटल है, मेटल एटम है, इसके अलावा ये थोड़े फासले पे हैं, ये दूसरा मेटल एटम है, राइट। अब इसके बीच जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को या इस रेडियस को हम मेटालिक रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक रेडियस। तो हमेशा याद रखें कि मेटालिक रेडियस जो है ये ग्रेटर देन होता है किस चीज़ से? कोवेलेंट रेडियस से, कोवेलेंट रेडियस से। मेटालिक रेडियस इसलिए बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे ये घुसते नहीं हैं एक दूसरे में, थोड़े फासले पे होते हैं लेकिन टाइटली अपनी जगह पे खड़े होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सी की वजह से। तो घुसते अगर नहीं है तो एक दूसरे के थोड़े दूर होंगे, तो यहाँ पे रेडियस भी ज़्यादा होगा, मींस कि यहाँ पे कोवेलेंट रेडियाई से इसका रेडियस ज़्यादा होगा, राइट। इसके बाद हम आते हैं वंडरवाल रेडियस की तरफ। तो वंडरवाल रेडियस जो है इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रेडियस ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है। अब हमें मालूम है कि मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या किसी और बॉन्ड के रिज़ल्ट में बनता है, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसके रिज़ल्ट में बनता है, जबकि मॉलिक्यूल के बीच फिर ख़ुद एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक तो इंट्रा होता है, अगर फर्स्ट ईयर में आप लोगों को याद हो, इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल में जो एटम के बीच बॉन्ड बना हुआ है उसको हम इंट्रा कहते हैं। जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि हमारे पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो इसी वजह से कहते हैं कि द रेडियस ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो भी हम ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे। द स्पेस ऑक्यूपाई बाय एटम, और जो एटम ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो भी हम इंक्लूड करेंगे, किस में? वंडरवाल रेडियस में। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इस साइड पे और इस साइड पे सेम एटम है, तो इनकी बीच यहाँ पे जो रेडियस बनता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो भी हम ऐड करते हैं, जो स्पेस है वो भी हम ऐड करेंगे। तो ये जो रेडियस बनता है इसको हम वंडरवाल रेडियस कहते हैं। अब हमारे पास जो नोबल गैसेस है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है वगैरह वगैरह, उसमें वंडरवाल रेडियस होता है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ये है हमारे पास हीलियम का एटम, ये एक हीलियम है,
जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ पे दूसरा हीलियम है। तो हीलियम और हीलियम के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ये बॉन्ड नहीं बनाते किसी और हीलियम के साथ या किसी और एटम के साथ, लेकिन यहाँ पे जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं या वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं, अगर आप लोगों को फर्स्ट ईयर की याद हो, तो इस वंडरवाल फोर्स की वजह से ये हीलियम एक दूसरे हीलियम के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जो रेडियस बनता है उस रेडियस को हम वंडरवाल रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? वंडरवाल रेडियस। हमेशा याद रखिए कि जो नोबल गैसेज है या जो इनर्ट गैसेज है ये बॉन्ड नहीं बनाते, ये स्टेबल होते हैं, पर इसके जो एटम है वो जो एक साथ रहते हैं उनकी बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इसी वजह से वो एक दूसरे के साथ करीब होते हैं, एक साथ रहते हैं। तो एक साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वंडरवाल फोर्स होता है, इस फोर्स की वजह से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो रेडियस बनेगा इसको हम वंडरवाल रेडियस कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जाए किसकी तरफ? पीरियड की तरफ, तो ये हमारे पास नोबल गैस है। इसके अलावा ये हमारे पास नॉन मेटल है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये हमारे पास मेटल है जो कि मेटालिक बॉन्ड बनाता है। यानी इसका मेटालिक रेडियस बनेगा, इसका कोवेलेंट रेडियस बनेगा और इसका वंडरवाल रेडियस बनेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर नोट करें कि हमेशा कि वंडरवाल रेडियस बड़ा होता है, इसका रेडियस जो है ज़्यादा होता है किस चीज़ से? मेटालिक रेडियस से। मेटालिक रेडियस बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है कोवेलेंट रेडियस से। इसी वजह से अगर यहाँ पे आप लोग पीरियड में देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा रेडियस किसका है? वो आर्गन का, क्योंकि इसका वंडरवाल रेडियस बनता है, इसी वजह से इसका रेडियस भी बड़ा है। और यहाँ पे आप लोग ये 3 देख ले, इसका रेडियस बड़ा है इन चारों से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेटालिक रेडियस बनता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, ये 4 जो है ये सबसे छोटे रेडियस वाले हैं अपने ग्रुप में, सॉरी अपने पीरियड में। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट रेडियस बनाता है। तो सबसे बड़ा रेडियस आर्गन का, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन। पर यहाँ पे अगर हम मेटल में कंपेयर करें, ये जो 3 मेटल है, सोडियम का सबसे बड़ा है, एल्यूमिनियम का छोटा है। और यहाँ पे नॉन मेटल में अगर हम देख ले तो सिलिकॉन का बड़ा है क्लोरीन से, बाकी 2 जो बीच में हैं वो भी एक दूसरे के साथ डिफरेंस रखता है। तो ये क्यों है? यानी यहाँ पे रेगुलर इंटरवल के बाद जो एटॉमिक रेडियस है वो क्यों डिक्रीज होता है? तो हमें मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसकी पकड़ होती हैं, इसकी अट्रैक्शन होती हैं, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज को हम एक और नाम भी देते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। अब अगर हम यहाँ पे देख ले, इन सब का जो शेल है वो एक जैसा है। ये 3rd पीरियड के मेंबर है, तो सब में 3 शेल होंगे। जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं सोडियम जो है, सोडियम इसके 3 शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और यहाँ पे 3rd शेल। पर इसके जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो कितने हैं? 11। यानी 11 प्रोटॉन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है। पर यहाँ पे अगर हम जाए किस चीज़ में? मैग्नीशियम में, तो मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है। तो 12 का ज़्यादा होगा या 11 का ज़्यादा होगा? डेफिनेटली 12 का ज़्यादा होगा। जब 12 का ज़्यादा होगा तो ये थोड़ा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा। तो इट मीन्स कि इसका रेडियस क्या हुआ? सोडियम से कम हुआ। फिर यहाँ पे जब हम एल्यूमिनियम की तरफ आते हैं तो एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन और भी ज़ोर से पकड़ेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे होगा, शेल यहाँ पे बनेगा। तो एटॉमिक रेडियस मज़ीद कम हुआ। इसी तरह अगर हम जाते जाए एल्यूमिनियम की तरफ, सिलिकॉन की तरफ आए
तो यहाँ पे फिर 14 प्रोटॉन यानी न्यूक्लियर चार्ज और भी बढ़ा। जब और बढ़ा तो ये इलेक्ट्रॉन और ज़ोर से खींचेगा तो ये यहाँ पे आएगा तो इसका रेडियस और भी कम हुआ। फिर इस तरह जाते जाए यहाँ पे क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन हैं? 17। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बहुत बड़ा, तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत खींचा, यहाँ तक आया। इस वजह से इसका जो रेडियस है वो डिक्रीज़ हुआ। तो इस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से यहाँ पे एक रेगुलर इंटरवल के बाद एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। इसका बड़ा, फिर इसका थोड़ा छोटा इससे, फिर इसका थोड़ा और छोटा इससे, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबके 3-3 शेल है। जब 3-3 शेल हो तो यहाँ पे शेल नंबर 1 जैसा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़ोर से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन करीब आएगा तो करीब रिवॉल्विंग करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तो यहाँ पे इसका रेडियस भी कम होता है। इसी वजह से एक ख़ास पैटर्न के साथ इसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। पर यहाँ पे आर्गन के केस में अगर हम देख ले तो इसका रेडियस फिर अलॉन्ग द पीरियड सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये इसका वंडरवॉल रेडियस बनता है। और वंडरवॉल रेडियस में हम स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सब चीज़ें ऐड करेंगे, इसी वजह से इसका रेडियस फिर सबसे बनता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।